सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 28 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए, हमारे घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे इस कारण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे अच्छे अच्छे। कि अभी हाल ही में आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा परम रुद्र। तो अभी आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया है। याद रखना ये बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे बिहार में अनुसंधान और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। और अभी इसका उद्घाटन किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब देश में टोटल 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता कितनी है? 39 पेटाफ्लॉप। और परम रुद्र की अगर बात करेंगे तो इसकी क्षमता है 838 टेराफ्लॉप। फ्लॉप्स क्या होता है? ये कंप्यूटर अगर किसी के एग्जाम में आता है तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म आती है। और फ्लॉप्स होता क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड की इकाई होती है, यूनिट होती है। अच्छा, इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? सीडेक पुणे ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है कि आईआईटी पटना में बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है स्थापित कर दिया गया, उसका नाम है परम रुद्र। बाकी देखो, सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ और प्रश्न कराऊं आपको। तो अगर पूछे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? विजय भटकर को। और विश्व में कहा जाता है सिमोर क्रे को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। परम की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। और वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये एल कैपिटन है, ये अमेरिका का है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। और कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम सुपर कंप्यूटर का विकास करेगा? ऐसा घोषणा की थी कनाडा ने कि ये करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा है। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस है, मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बनाया था आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा जेटसन ऑरेन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का लॉन्च किया था एनवीडिया ने। और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कौन सी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय। और अभी ये जुपिटर दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना था, और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, कहां पर लॉन्च हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित ये भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे आपके, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु को। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? ग्रेसिया पॉली का स्थान लिया है। तो पीवी सिंधु आप जानते हो, ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन प्लेयर है। 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नव स्थापित एथलीट आयोग का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया था? मीराबाई चानू को। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया था अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि लॉन्ग जंपर है। अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बने थे गेनाडी गोलवकिन, ये कजाकिस्तान से है। और अभी हमने देखा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष अब बन गई है पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। अच्छा, बैडमिंटन से लेटेस्ट अभी 2-3 प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो हमने पढ़ा था कि 30वें नंबर का जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा 2026 में, ये भारत में होगा, नई दिल्ली में। और अभी 29 नंबर का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2025 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, उसमें टॉप पे चाइना था, भारत तीसरे स्थान पे था। और भारत ने एक ब्रोंज जीता था, वो लेकर के आए थे सात्विक और चिराग की जोड़ी। उसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मेंस सिंगल का खिताब जीता था लक्ष्य सेन ने। और अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ था, असम के गुवाहाटी में। 25वां एडिशन हुआ था इसका, और ये दूसरी बार था जब भारत ने इसको होस्ट किया था। तो ये चैंपियनशिप कहां पर हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले भारत ने 2008 में इसको होस्ट किया था पुणे में। और सैयद अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, इसका संबंध बैडमिंटन से ही है। अभी ये लखनऊ में हुआ था, 14वां एडिशन। और इसमें अगर हम देखेंगे तो वुमेन्स डबल कैटेगरी में
त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद विजेता रही, मतलब भारत की टीम जीती है। और मेन सिंगल कैटेगरी को जीता था जैसन गुनावन ने, जो हांगकांग के प्लेयर है, इन्होंने भारतीय को हराया था, किदाम्बी श्रीकांत को। ठीक है, तो बैडमिंटन से ये लेटेस्ट 2-3 प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। और आज का अपॉइंटमेंट पीवी सिंधु वाला भी याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च द ग्रेट सैंक्शंस हैक, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा उर्जित पटेल ने। तो बुक का पूरा नाम है द ग्रेट सैंक्शंस हैक, व्हाई इकोनॉमिक सैंक्शंस डोंट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। ठीक है, तो शुरुआत का जो छोटा सा नाम है वो आप ध्यान में रख लो, और लेखक का नाम याद रख लो, क्योंकि बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। उर्जित पटेल ने लिखी है। ये किताब आर्थिक प्रतिबंधों यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस की विफलता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनके बुरे प्रभावों के बारे में है। उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 2016 से 2018 तक। वर्तमान में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनकी जो लास्ट बुक आई थी वो 2020 में आई थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम से। और ये बुक एग्जाम में भी पूछी गई है, इसलिए मैंने कहा कि इनकी बुक इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बुक भी देखना, किसी न किसी एग्जाम में आएगी, तो ध्यान में जरूर रखना। बाकी कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इसको अभिजीत बनर्जी ने लिखा। जो पैरा एथलीट है दीपा मलिक, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन, ये सारी 2025 की है ना। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 को अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। और सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, इस बुक को लॉन्च किया था अमित शाह ने, संपादित किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्माज मैनिफेस्टो को राजेश तलवार ने। और राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, इन्होंने अपनी पहली बुक को लॉन्च किया, उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना, आई एम, इसको लिखा गोपीचंद हिंदुजा ने। और जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है ना जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लॉन्च किया था। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा था नमिता गोखले ने। ठीक है, तो 12 बुक्स यहाँ पे हमने रिवाइज करी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया अभी? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चीन ने शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का भी उद्घाटन किया। इस सुरंग को नाम दिया तियानशान शेंगली सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतनी लंबी ये सुरंग है, 22 किलोमीटर लंबी सुरंग है, एक्सप्रेसवे सुरंग है। इसीलिए कहा है ना दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, अभी चाइना में इसका उद्घाटन हुआ। लंबाई याद रखना, ठीक है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। और ये तियानशान पर्वतमाला से होकर के निकलती है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने रखा तियानशान शेंगली सुरंग। जो हमें याद रखने वाली बात है वो यही है जो मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिया। अब डायरेक्ट मैं आपको चाइना लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल बीजिंग हो गई। यहीं पर आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी चाइना में बनाया जा रहा है, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिंग इसका नाम है। ये एक तरह का रोड ब्रिज है। और कितना ऊंचा है? सबसे ऊंचा है तो कितना ऊंचा है? 625 मीटर ऊंचा है, यानी कि 2051 फुट ऊंचा। ठीक है, उसके अलावा अभी चाइना के यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार देता कौन है? यूनेस्को देता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी 25वें नंबर की, उसको भी होस्ट किया था चाइना ने। 12वां वर्ल्ड गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था चाइना के चेंगडू शहर में। अब अगला जो 2029 में 13वां एडिशन होगा इसका जर्मनी में। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये भी चाइना में हुए थे, चाइना के बीजिंग में। और ये हमने पढ़ लिया, SCO समिट अभी चाइना में हुआ। और 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 ये भी हुआ था हांगझोउ चाइना में। इसमें टॉप पे चाइना था, दूसरे पे भारत, तीसरे पे जापान। चाइना के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू, हड्डी को चिपकाने वाला एक पदार्थ बनाया था जो टूटी हुई हड्डियों को चिपका दे 2 मिनट में। बाकी गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया? चाइना। विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम द्वीप ये भी चाइना बनाएगा। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार
विज्ञान रत्न जिसको कहते हैं, अभी इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंत विष्णु को। तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी 2025 के लिए भी दिए गए। कौन देता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये इन पुरस्कारों का इस बार दूसरा संस्करण है। टोटल 4 कैटेगरी में ये दिए जाते हैं और अभी टोटल 4 कैटेगरी में ये 24 लोगों को पुरस्कार दिए गए। 4 कैटेगरी कौन कौन सी? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो इसमें जो सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है वो विज्ञान रत्न है, जो कि अभी भौतिकी विज्ञानी जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, ये जो विज्ञान रत्न है केवल एक जने को दिया गया, वो भी मरणोपरांत, जयंत नार्लिकर को। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी विज्ञान श्री 8 वैज्ञानिकों को दिए गए, विज्ञान युवा 14 युवा वैज्ञानिकों को दिए गए और विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR एरोमा मिशन की टीम को दिया गया। ठीक है, जो सिंगल सिंगल दिए गए वो मैंने आपको बता दिए हैं, वही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो मरणोपरांत दिया गया उनका नाम जरूर याद रखना, जयंत विष्णु नार्लिकर इनका नाम है। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार है। चलो कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने थे अनंत अंबानी, वंतारा के संस्थापक हैं। पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। पालोस मोर ग्रेगोरियस अवार्ड डॉक्टर टेली थॉमस को मिला, जो कि आप जानते हो टेली थॉमस को हमने मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कही जाती हैं। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 वेल्लामाला सिमन्ना को मिला, वे तेलुगु लेखिका हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 जो शिक्षाविद है मोहम्मद लतीफ खान को मिला। 2025 का टर्नर पुरस्कार एन्नेन्ना कालू को मिला, स्कॉटलैंड से है, ये एक तरह का आर्ट अवार्ड है। और अभी मलयालम प्रकाशक हैं रवि डीसी, इनको फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान शेवलियर डी लॉटरी से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्वीडिश अकादमी के नई प्रमुख अभी कौन बनेंगी? तो आंसर होगा इनका इंग्रिड कार्लबर्ग। तो जो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है वो है स्वीडिश अकेडमी और इसी की नए प्रमुख बनेंगी इंग्रिड कार्लबर्ग, इनका नाम है। 1 जून 2026 से ये अपना पद संभालेंगी। अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया, पद ये 2026 से संभालेंगी। किनका स्थान ले रही हैं? मैट्स मेल का स्थान ले रही हैं। कार्लबर्ग ये एक लेखिका और पत्रकार है जो अब स्वीडिश अकेडमी की नई हेड होंगी। इसी तरह से अगर आप ऑप्शन में देखोगे ये सारे न्यू अपॉइंटमेंट है, जैसे कि लुकास फिलिप ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और अभी इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट बने थे। और उसी तरह से जारेड साकमैन की बात करें तो ये नासा के नए चीफ बने 15वें नंबर के। बरहम सलाह के बारे में भी हमने पढ़ा था, इराक से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के अध्यक्ष बने थे, पढ़ा था हमने। और एक मैंने आपको और बताया था वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो गया। तो गेनाडी गोलवकिन बने थे जो कि कजाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है और जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल लेटेस्ट अभी हमने पढ़े। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, रियल वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए भी AI लैब असिस्टेंट जिसका नाम है AILA, इसको किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। तो अभी IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एला नाम से एक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया है। ये डेनमार्क और जर्मनी के रिसर्चर्स के सहयोग से बनाया गया है। तो एला को विशेष रूप से एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जैसे अत्यंत जटिल वैज्ञानिक उपकरणों पर टेस्ट किया गया। तो ये जो एला है अब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की जगह लैब में खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकेगा और केवल एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेगा, उसके रिजल्ट का भी एनालिसिस करेगा, इससे उसकी क्वालिटी में सुधार होगा। तो ये एक AI लैब असिस्टेंट है, एला इसका नाम है, इसको डेवलप किया IIT दिल्ली ने। कुछ और IITs मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में ही अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की थी। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवेरिटी इंडेक्स आया था इसी साल, पहली बार जारी हुआ था। किसने जारी किया? IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने, और इसमें टॉप पे रहा था पटना जिला। और किस IIT ने AI संचालित शिक्षण एप्लीकेशन ट्रूटॉच को लॉन्च किया था? IIT पलक्कड़। NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पे रहा। उसके अलावा शिक्षा मंत्री ने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? UAE।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया। आईआईटी भिलाई ने एक क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ विकसित किया जो कि स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में कार्य करता है, जिससे एयर कंडीशन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब एसी वगैरह के जो यूज है वो कम होंगे। किस आईआईटी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? आईआईटी खड़गपुर। भारतीय डाक ने जेंजी की थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। और पूछे भारत का पहला आईआईटी कौन सा था? आईआईटी खड़गपुर था। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 दिसंबर को। तो हर साल 27 दिसंबर को इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों और देशों को महामारी यानी कि एपिडेमिक से पहले से तैयार रहने के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2020 में मनाया गया था जब कोरोना आया था, और थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ सिस्टम्स फॉर फ्यूचर क्राइसिस। चलो एक बार फिर से मैं आपको दिसंबर के डेज रिवाइज करा दूं, मेरे साथ साथ बोलना क्योंकि दिसंबर अब खत्म हो रहा है। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे हो गया। 1 दिसंबर को नागालैंड ने स्थापना दिवस मनाया था और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में ही हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस। 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस और विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और अभी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया था। ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत ने किस देश के साथ अपना 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी भारत ने अपना 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता किया है न्यूजीलैंड के साथ में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत के 100% निर्यात को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस प्राप्त होगा, और ऐसा करने का उद्देश्य यही है, द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, निवेश को बढ़ाना और किसानों व निर्यातकों के लिए अवसर खोलना। तो जैसे अब न्यूजीलैंड से जो भी प्रोडक्ट भारत आ रहे हैं उन पर टैक्स कम लगेगा, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। इसी तरह से उल्टा भी होगा जब भारत का सामान वहां जाएगा तो। अच्छा, हमने कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने जिस देश के साथ किया वो हमारा 7वें नंबर का देश है। तो इससे पहले 6 किन देशों के साथ हम ये कर चुके हैं? तो उसमें आप देखोगे तो यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान, मॉरिशस, और जो ईएफटीए कंट्रीज हैं जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंक्टनस्टीन इसके अंदर आते हैं। तो ये सब है। बाकी बात न्यूजीलैंड की भी हो रही है। तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल वेलिंगटन हो गई है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। और कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं न्यूजीलैंड से, तो नया कॉन्टिनेंट खोजा गया था जेलैंडिया, न्यूजीलैंड का हिस्सा है जो। कुक जल संधि ये नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कुक है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया था न्यूजीलैंड ने, फिर बाद में इसे समाप्त भी कर दिया था जब नए प्रधानमंत्री बने तो। और पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया, ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला भी पहला देश है ये। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली जो महिला खिलाड़ी है उनका नाम है सूजी बेट्स, न्यूजीलैंड की प्लेयर है। और इस मामले में दूसरे स्थान पे भारतीय खिलाड़ी मिताली राज है। अभी जो लेटेस्ट डेटा मैं आपको बताऊं तो 350 ये खेल चुकी है मैचेस। और न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में भी मान्यता दी गई थी। तो माउंट तारानाकी पर्वत कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल पहला प्रश्न पूछा था, पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया अभी वैभव सूर्यवंशी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो आंसर होगा दिल्ली। उसके अलावा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा? आईआईटी बॉम्बे। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो नेपल्स शहर है इटली का। एक बुक आई है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसको लिखा है सिकंदर कुमार ने। वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये लॉन्च कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में। और राष्ट्रपति भवन में ओल्ड चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया, इसका संबंध किस भाषा से है? संथाली। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, नाम है अनु गर्ग। और आखिरी प्रश्न था, न्यू बैलेंस ने किसे अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर होगा जानवी कपूर। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा, आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो आंसर होगा दुबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।